प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। बुधवार को होने वाले इस कार्यक्रम में आतंकवाद के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इसने पूर्व एशिया के राजनीतिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10 आसियान सदस्य देश के अलावा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल है। भारत पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आरक्षण पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक आय के मापदंड को अपनाया जाना तर्कसंगत है। केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पात्रता आय सीमा का निर्धारण गंभीर विचार विमर्श का परिणाम है, जो ओबीसी के संदर्भ में मापदंड निर्धारित करने के लिए पहले ही हो चुका है। मंत्रालय ने यह हलफनामा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 50% अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाले रीट याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे मसले पर दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाए गए इस सवाल पर कि क्या केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए मापदंड पर पहुंचने से पहले इस बारे में कोई अभ्यास किया था, केंद्र ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए मापदंड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भीतर और सभी संबंध हितधारकों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि ईबीसी की पहचान के संदर्भ में 17 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अस्तित्व में आने से पहले ही सरकार ने वर्ष 2005 में मेजर जनरल सिंह आयोग का गठन किया था। जुलाई 2010 में आयोग कई निष्कर्षों पर पहुंचा था, जिसमें एक निष्कर्ष ये भी था कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए तय मापदंड सामान्य श्रेणी में ईबीसी परिवारों की पहचान के लिए एक मापदंड के रूप में अच्छी तरह काम कर सकता है। वैकल्पिक रूप से आयोग ने सिफारिश की थी कि सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवार जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय कर योग सीमा से कम है, उसे ईबीसी के रूप में पहचाना जा सकेगा। सीबीआई ने रिश्वत के बदले पनडुब्बी परियोजनाओं से संबंधित गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में नौसेना के कमांडर रैंक के एक अधिकारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने पिछले महीने एक गुप्त अभियान चलाया, जिसमें नौसेना के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों, 1 सेवारत अधिकारी तथा 2 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अब तक एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अन्य स्थान सहित 19 जगहों पर तलाशी की, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए और उनकी जांच की जा रही है। नौसेना के उक्त कमांडर ने रिश्वत लेने के बदले किलो क्लास की पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों से साझा की थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोध इकाई को इस मामले में जांच की रिपोर्ट सौंपी है। मामला सामने आने के बाद नेवी की ओर से बयान जारी कर कहा गया है, इस जांच में एजेंसी को भारतीय नौसेना की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। बता दें कि रिटायर्ड ऑफिसरों के लिए किलो क्लास सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक करने का यह मामला पिछले महीने सामने आया था। भारतीय नौसेना के सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से इसमें हस्तक्षेप किया गया। सरकार ने नेवी के 5 बड़े अफसरों को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। वाइस एडमिरल रैंक के अधिकारियों की अगुवाई में इस मामले की जांच शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ धाम का दौरा अनूठा और यादगार होने जा रहा है। इस दिन जब पीएम बाबा केदार के दर्शन में होंगे, ठीक उसी समय उत्तराखंड के सभी प्रमुख शिवालयों में भाजपा के वरिष्ठ नेता विशेष पूजा अर्चना करते दिखेंगे। एक ही दिन में एक ही समय पर केदारनाथ से देश के 11 अन्य ज्योतिर्लिंगों और उत्तराखंड के सभी शिवधामों को वर्चुअली जोड़ने की योजना है। प्रदेश संगठन इसकी तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री केदारनाथ के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले 5 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे। उनका केदारनाथ का कार्यक्रम तय हो चुका है। सरकार के स्तर पर उनके केदारनाथ में स्वागत की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल और दूरभाष के माध्यम से लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूर्व निर्माण कार्य से दिव्य और भव्य स्वरूप ले रही केदार नगरी में पीएम आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। करीब 400 करोड़ से तैयार पूर्व निर्माण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने पर सरकार के सभी मंत्री, पार्टी विधायक और पदाधिकारी को बाबा के धाम पहुंचना होगा। जब पीएम मोदी केदारनाथ में बाबा के दर्शन कर रहे होंगे, ठीक उसी समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और आसपास शिवालयों में पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ समेत देश के सभी दिशाओं में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों को भी वर्चुअली कनेक्ट करने की तैयारी है। पीएम के दौरे के माध्यम से एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रयास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 अक्टूबर को लखनऊ प्रवास के दौरान भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार करेंगे। शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ चुनाव रणनीति पर मंथन करेंगे। शाह के दौरे के बाद भाजपा जिला स्तर तक चुनाव प्रचार अभियान को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017 और लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान अमित शाह के हाथ में ही रही है। लगातार 3 चुनाव में शाह ने न केवल पूरे यूपी की क्षेत्रीय, जातीय और दलगत राजनीति को गहराई से जाना है, बल्कि उनके अनुसार चुनावी रणनीति तैयार कर पार्टी को बेहतरीन परिणाम भी दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 2 महीने पहले हुई बैठक में स्पष्ट हो गया था कि चुनाव में पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और चुनावी रणनीति की कमान अमित शाह के हाथ में होगी। लंबे अरसे बाद 29 अक्टूबर को राजनीतिक प्रवास पर लखनऊ आ रहे शाह डिफेंस एक्सपो मैदान में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन की सबसे मजबूत कड़ी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारी के सम्मेलन को भी संबोधित कर उन्हें बोर्ड प्रबंधन का मंत्र देंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ, आगरा और काशी में प्रवास, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के लखनऊ और काशी प्रवास के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के प्रदेश के दौरे के बाद शाह के पास पूरा चुनावी फीडबैक आ गया है। बता दें, शाह सम्मेलन के बाद प्रदेश मुख्यालय में दिन भर सरकार और संगठन के प्रमुख लोगों के साथ चुनावी रोडमैप तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसमें बसपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सपा में शामिल होने, सुबह सपा के होने वाले असर को कम करने के लिए मजबूत विकल्प की तलाश की जाएगी। साथ ही आगामी चुनाव के मद्देनजर पिछड़े और दलित वोट बैंक को आधार के साथ आरएसएस और वैचारिक संगठनों की चुनाव में भूमिका भी तय होगी। इस दौरान शाह विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की भूमिका तय करने के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा संयोजकों और प्रभारियों को भी एजेंडा सौंपेंगे। शाह की पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों और सम्मेलनों के फीडबैक की समीक्षा भी करेंगे। शाह के लौटने के बाद भाजपा 1 नवंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के साथ ही जिले से लेकर मंडल स्तर तक चुनाव प्रचार और प्रबंधन के कार्यक्रमों को रफ्तार देंगे। नई पार्टी की घोषणा की संभावना के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोधियों के बहाने पंजाब कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। अमरिंदर ने कहा कि पटियाला समेत पंजाब में दूसरी जगहों पर मेरे समर्थकों को धमकी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि विरोधी जो भी कर ले, लेकिन वह मुझे ऐसी घटिया राजनीति खेल कर हरा नहीं पाएंगे। जो लोग मेरे साथ हैं वह मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वह पंजाब में शांति और डेवलपमेंट पर विश्वास करते हैं। हम इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अमरिंदर ने कहा कि पहले मुझे पर पर्सनल अटैक किया गया, अब समर्थकों को डराने का हथकंडा अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीतिक चालों से ना तो वो वोट पा सकेंगे और ना ही लोगों का दिल जीत सकेंगे। अमरिंदर का यह बयान उनके मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने ट्वीट कर दिया। अमरिंदर बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें उनके नई पार्टी की घोषणा करने की संभावना है। इस कॉन्फ्रेंस में पहले अमरिंदर ने कांग्रेस को निशाने पर लेकर दावा डाला है। बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इससे सबकी ज़्यादा चिंता पंजाब कांग्रेस को है। नई पार्टी की शुरुआत को प्रभावी बनाने के लिए कई दिग्गज कांग्रेसी नेता अमरिंदर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब में पार्टी में टूट और बगावत को रोकने के लिए सभी बड़े चेहरों से संपर्क साधा है। अमरिंदर के साथ जाने को लेकर उनका मन टटोला जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं को अपने समर्थकों पर भी नज़र रखने को कहा जा रहा है, ताकि अमरिंदर की शुरुआत को ही कमज़ोर कर उनके विरोध में सियासी माहौल खड़ा किया जा सके। एनसीबी और एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मलिक ने मंगलवार को एनसीबी के जोलन डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 आरोपों की चिट्ठी मीडिया के सामने रखी। मलिक ने दावा किया है कि यह चिट्ठी एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें भेजी थी। मलिक ने यह भी कहा कि वानखेड़े ने बॉलीवुड के कई एक्ट्रेसेस से मोटा पैसा कमाया है। उधर समीर की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, समीर वानखेड़े इन आरोपों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जीत सच की होती है। यह आरोप साबित नहीं हो पाएंगे। हमें बहुत तकलीफ होती है। दूसरे राज्यों से कोई आता है और हमें धमकाता है। हमें हमारे राज्य में सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। हमें लटकाया जाएगा, हमें जला देंगे, ऐसी धमकियाँ मिलती हैं। हमें जान का खतरा है। साथ ही क्रांति ने कहा, हमें सुरक्षा मिली है, उसके हम शुक्रगुजार हैं। मुझे, मेरे बच्चे, मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है। कोई हमें देखता भी है तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फेक अकाउंट से हमें ट्रोल किया जाता है। समीर वानखेड़े के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। वे डॉन और ड्रग पैडलरों को पकड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल इस घटना का फायदा उठा रहा है। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे, बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं। और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। अब हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी। आर्यन की ओर से पैरवी करते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतंगी ने कहा, आर्यन के खिलाफ ठोस सबूत एनसीबी के पास नहीं है। उसके पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई और बिना ठोस साक्ष्य के उसे इस तरह 20 दिनों से जेल में रखना ठीक नहीं है। जस्टिस NW सांबेरे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील मुकुल रोहतंगी और सतीश मानसिंदे ने दलील दी कि आर्यन की गिरफ्तारी ही गलत है, उसका इस तथाकथित साजिश से कोई लेन देन नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि आर्यन ड्रग्स लेते हैं। वहीं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज सांबेरे ने सुनवाई को बुधवार स्थगित कर दिया। कोर्ट बुधवार को अरबाज मार्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
साथ ही एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें सुनेगा। उधर विशेष एनडीपीसी अदालत ने मंगलवार को इस मामले के 2 आरोपी मनीष राजगाड़िया और अविन साहू को जमानत दे दी। क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत पाने वाले यह पहले लोग हैं। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें, एनसीबी ने इस मामले में आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। विशेष एनडीपीसी अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और घोषणा की है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को अयोध्या तीर्थ की यात्रा फ्री कराएगी। दरअसल एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था, वे भी अब अयोध्या आ रहे हैं। इन लोगों से दिल्ली तो संभलता नहीं, यूपी में फ्री कर रहे हैं। जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि योगी जी, दिल्ली मतलब सबको मुफ्त दवा, बेहतर शिक्षा, बेटी की सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मैंने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को कल से अयोध्या तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, फिर इसे यूपी में भी लागू करेंगे। इस योजना से करोड़ों जनता प्रभु के दर्शन कर पाएगी। योगी जी, इसमें आपको आपत्ति क्यों है? बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल की अयोध्या यात्रा पर बयान दिया था कि केजरीवाल से दिल्ली संभलती नहीं और यूपी में फ्री की बात करते हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने ही यूपी के लोगों को दिल्ली से निकाल दिया था और अब चुनाव आया है तो फ्री के वादे कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई ट्रैकिंग रूटों पर अब अगले सीजन में बिना पंजीकरण के ट्रैकर नहीं जा सकेंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करने जा रही है, जिसमें ट्रैकिंग करने के इच्छुक लोगों को पंजीकरण कराना होगा। बिना अनुमति के ट्रैकिंग नहीं करने दी जाएगी। अनुमति पत्र की प्रांतीय, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, पर्यटन विभाग के अलावा वन विभाग के अधिकारियों को भी दी जाएंगी। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। शितकुल में 7 ट्रैकरों की मौत और 2 के लापता होने के बाद सचिवालय में हुई इस बैठक में सीएम के अलावा डीजीपी संजय कुंडू, डीसी लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के अलावा आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में तय हुआ कि अगले साल 15 सितंबर के बाद से पूरी विंटर सीजन में ट्रैकिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा सभी ट्रैकरों को ऊंचाई के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी में बांटकर अनुमति देने के समय गाइड और उपकरणों से संबंधित जानकारी शर्तें भी लगाई जाएंगी, ताकि शितकुल, पिन पर्वती जैसे बहुत ऊंची वाले क्षेत्रों में जाने वाले ट्रैकरों पर निगरानी की जा सके। इस कवायद के बाद आपदा प्रबंधन और आईटी विभाग ने इस संबंध में कवायद भी शुरू कर दी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद से ट्रैकिंग को इस पोर्टल के जरिए रेगुलेट किया जाएगा, ताकि भविष्य में लोगों की जान न जाए। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने के अनुमान हैं। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार को शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला-जुला बना रहा। राजधानी शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा, वहीं दोपहर के बाद शहर में बादल छा गए। शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। उधर केलंग में न्यूनतम तापमान -3.2, कल्प में 1.4, मनाली में 3.8, डलहौजी 9.3, शिमला 9.2, सुंदरनगर 9.1, भुंतार 7.2, हमीरपुर 10.6, धर्मशाला 10, नाहर 14.9, पालमपुर 9.0, सोलन 8.2, कांगड़ा 11.4, मंडी 11.3, बिलासपुर 13, चंबा 9.5, कुफरी 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंगलवार को उनमें अधिकतम तापमान 32.4, बिलासपुर में 28, हमीरपुर में 27.5, सुंदरनगर में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं मौसम में आए बदलाव का असर औंड बंजर सेंज हाईवे 305 पर पड़ा है। रविवार को हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद हाईवे 14 घंटे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। बर्फ कम होने के बाद भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
घंटों तक हाईवे बंद रहने से कुल्लू से रामपुर की तरफ जाने वाले निगम की बस बाड़ा नाला से आगे नहीं जा सकी। सड़क पर बर्फ जमने से फिसलन का खतरा बढ़ गया। ऐसे में छोटे वाहनों के साथ साथ बसें भी दोपहर तक आर पार नहीं हो सकी। हालांकि इस दौरान 4x4 वाहन चलते रहे। बर्फीले इलाके में फंसे गुज्जर बक्सवाल परिवार को बचाने के लिए रियासी पुलिस गोगर इलाके में पहुंच गई है। ऊंचाई वाले इलाके में भारी बर्फबारी के बीच कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। जम्मू कश्मीर के रियासी पुलिस का एक दस्ता लोगों की तलाश के लिए उस इलाके में पहुंच गया है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसम आगामी दिनों साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 अक्टूबर तक बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। सोमवार को जम्मू में सुबह से ही मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। इससे तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। हालांकि प्रदेश में सभी जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। इस वजह से सुबह और शाम को लोग गर्म कपड़े पहने रहे। बता दें, जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। कटड़ा में दिन का अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। पहलगाम में दिन का अधिकतम तापमान 7.0 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 0.2 सेल्सियस दर्ज किया गया।